नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को अब लगभग 1 महीने का समय होने आ रहा है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग और ईरान को लेकर हर रोज अपना बयान बदल देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ईरान की तरफ से सीज फायर की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना खत्म हो गई है। एक बार फिर दोनों देश खुलकर आमने सामने हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अभी हमारी पॉलिसी युद्ध का विरोध जारी रखना है, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ डील करना तो चाहता है, लेकिन डर रहा है। खैर, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर होगा या नहीं, मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव कम होगा या नहीं, होगा भी तो कब होगा, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस जंग से वैश्विक स्तर पर ईंधन का संकट बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया इस ईंधन की आग में झुलसती हुई नजर आ रही है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत के साथ साथ अब कई और देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट तनाव से ईंधन की आग में भारत की अर्थव्यवस्था भी झुलसेगी? क्यों पीएम मोदी ने कोरोना जैसी तैयारी रखने के लिए कहा है? सवाल ये भी कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो संकट भी लंबा होगा। क्या होगी सरकार की तैयारी? कैसे विपक्ष सरकार का साथ देगा? कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखा जा सकेगा? आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी। तो मिडिल ईस्ट तनाव से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दुनिया भर से ईंधन और अन्य उत्पादों के संकट से जूझने के शुरुआती संकेत भी मिलने लगे हैं। भारत में भी ईंधन और अन्य उत्पादों की उपलब्धता पर असर पड़ने लगा है। सवाल यह है कि सरकार के दावे से जनता की समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं रणबीर आर राय जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ललन प्रसाद जी, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ललन जी आपसे करेंगे। जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने के संकेत मिलने लगे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ये जो मिडिल ईस्ट का तनाव है, अब उसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं। सरकार दावा जरूर कर रही है कि सारी तैयारियां पूरी हैं, सारे उत्पादों को लेकर के सरकार पूरी तरह से सजग है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से तनाव आगे बढ़ता जा रहा है, अब सीज फायर को लेकर के भी ये ऐलान हो गया है कि फिलहाल कोई सीज फायर नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के ये जंग अब फिलहाल तो थमने का नाम नहीं लेगी। क्या असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? व्यवस्था तो सारी दुनिया की इस समय अस्त व्यस्त हो रही है जी। और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ेगा और ऑलरेडी पड़ना शुरू हो चुका है। अभी जो भारत की रेटिंग जीडीपी की है वो 7% के करीब चल रही है और जो इंटरनेशनल एजेंसी ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अब ये 5.9% तक जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारी जो करेंसी है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। जो युद्ध शुरू होने के पहले 90 रुपए पर थी, अब 94 रुपए पर आ गई। और ये एक असर सिर्फ भारत पर ही नहीं है, दुनिया के तमाम देशों पर है। लगभग सभी देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले में नीचे जा रही है। और इसका देखिए कारण जो हमारे देश के लिए खास तौर से हमारा जो तेल का खर्च है वो लगभग 50% हम प्रोड्यूस करते हैं तेल और गैस का, और बाकी 50% हम आयात करते हैं। तो जो तेल के आयात का खर्च, जैसे आप लीजिए कि पहले जो 71 डॉलर पर बैरल था, अब उसका लगभग दूना हो गया खर्चा। जो जहाजों का खर्चा और बीमा का खर्चा और लड़ाई की वजह से जो रास्ता बंद हो गया उसकी वजह से। हालांकि अभी एक संकेत मिला है कि ईरान ने ये कहा है कि भारत को और चीन को और रूस को और 2 और देशों को उन्होंने एग्जम्प्ट किया है कि हमारा तेल और गैस तो इस रास्ते से आ सकता है। इससे हमें कुछ राहत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे खाड़ी के देश हैं और जो अरब के देश हैं जहाँ गैस और तेल बड़ी मात्रा में पैदा होता है और जहाँ से हम बराबर आयात करते रहते हैं, उनके ऊपर संकट गहराया हुआ, क्योंकि उनके ऑयल फील्ड्स पर, उनके गैस फील्ड्स पर, उनकी रिफाइनरीज पर, उनके तेल के डिपो पर लगातार ईरान हमले कर रहा है।
और मेरा ख्याल है कि पूरे अरब कंट्रीज में कोई देश बचा नहीं है अब जिसके ऊपर ईरान ने हमला न किया हो और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो रहा है इन कंट्रीज का, तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कम हो ही जाएगी बिल्कुल। और ये लॉन्ग टर्म में हो जाएगी कम, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खराब हो जाएगा उसको बनाने में इनको वर्षों लगेगा और हमारी सप्लाई बहुत सारी इस रूट से आती है, यहीं से आती है। जैसे कतर से हमारी लगभग 50% गैस की सप्लाई कतर से आती है और कतर की कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, लगभग 70% के करीब तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नीचे जा चुकी है। और जो दिनों दिन बम्बार्डमेंट हो रहे हैं उस पूरे इलाके में, तो जितने कंट्रीज से हम खरीदते हैं तेल, लगभग बहुत सारी कंट्रीज हैं जिससे हम तेल खरीदते हैं, अरब देशों की कंट्रीज से, फिर इसके बाद रूस से, अमेरिका से, और फिर ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, नाइजीरिया से, अंगोला से, बहुत सारे देशों हैं जहाँ से हम तेल लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारी तेल की गैस की सप्लाई खास तौर से अरब कंट्रीज से ही है और कतर से सबसे ज्यादा गैस की। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये युद्ध लंबा खिंचा, जिसकी संभावना अब है, क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमसे कोई बात नहीं हुई। जी। और दूसरी बात यह कि ईरान ने जो शर्तें लगाई हैं उसको पूरा करना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जितना नुकसान हुआ है अब तक वो सारा अमेरिका को देना पड़ेगा। जी। युद्ध की उनकी पहली शर्त है और दूसरी शर्त उनकी है जो बड़ी शर्त है कि होर्मुज से जो जहाज जाते हैं तो होर्मुज पर हमारा 100% कब्जा होगा, इसमें और किसी देश का लेना देना नहीं है, ये सारा नियंत्रण हमारा होगा। और इस तरह की और शर्तें उन्होंने लगाई हुई हैं। और ट्रंप का कहना है कि आप अपनी न्यूक्लियर बेसिस को समाप्त कीजिए, आप जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए नहीं, और सिर्फ पीस के कामों की शांति के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और कई शर्तें उन्होंने रखी हैं, तो ईरान कोई शर्त उनकी मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने अब तो खुलकर मना कर दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे और ईरान ने अब तो कल यहाँ तक कह दिया कि युद्ध बंद हमारी शर्तों पर होगा, हम जब चाहेंगे तब युद्ध बंद होगा, अमेरिका के चाहने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अमेरिका अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन इसका असर ईरान पर नहीं पड़ रहा है। और देखिए ताज्जुब की बात है कि 1 महीने हो गए फिर भी ईरान के पास अभी इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं कि वो लगातार हमले कर रहा है। इजराइल पर भी हमले कर रहा है और बाकी अरब कंट्रीज पर भी हमले कर रहा है और अमेरिका को खुलेआम धमकी दे रहा है कि आपका जो इब्राहिम लिंकन शिप है नेवी का, उसको हम बम्बार्ड करेंगे अगर आ गया तो। और बाकी जो अभी टेक्सास में हुआ है 2 दिन पहले विस्फोट, उसका तो अभी पता नहीं लग रहा है कि विस्फोट क्यों हुआ, लेकिन ज्यादा अंदाज तो इसी बात से अंदाज तो यही है कि विस्फोट ईरान ने ही कराया है या ईरान के लोगों ने किया होगा, जो भी हो। तो ईरान की पहुंच तो अब अमेरिका तक हो रही है जी। और अमेरिका भी बचा नहीं रह सकता अगर लड़ाई लंबी हुई, क्योंकि वहां पर फेडरल ब्यूरो ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि कैलिफोर्निया और कुछ जगहों के नाम लिए जो ईरान के टारगेट पर है और हमें सावधान रहना होगा। तो ये लड़ाई ऐसे जो इस समय सिचुएशन देखने को मिल रही है, लड़ाई ये लंबी चलेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये लड़ाई, जी बिल्कुल निश्चित रूप से ये लड़ाई लंबी चलने की आशंका जरूर है। लेकिन रणबीर जी, ऐसे में सवाल ये, क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान बदले जा रहे हैं, इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम ईरान का जिक्र करें तो ईरान की जो अभी की नीति है वो बिना उकसावे के चल रहे युद्ध के सामने विरोध जारी रखना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, बुरी तरह से डील करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है। किस बात का डर है ईरान को, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में जो सवाल जवाब ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप की मानसिकता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, फिर अपने ही बयानों पे घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि अमेरिका के अंदर खुद भी राजनीतिक घमासान भी डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों को लेकर के मचना शुरू हो गया है। देखिए ये तो
और प्रसाद साहब ने तो आपको बता दिया है कि जी आर्थिक स्थिति, जी वो इकोनॉमिस्ट है, कि बिल्कुल पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत तकलीफ में है, जी इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन मैं और आगे जाके बोलूंगा, जी क्योंकि मैं मिलिट्री का आदमी था, जी कि ऑयल विन्स द वॉर, जी तेल लड़ाई जीतता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ, कारगिल में भी यही हुआ। जब पाकिस्तान को पता चला ब्लॉकेड हो गया और तेल नहीं मिलेगा, व्यापार तो गाड़ी चला सकते हैं हम, लेकिन तेल नहीं मिले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्रसाद साहब ने वो तो समझा दिया आपको, जी तेल की प्राइस बढ़ी जा रही है। लेकिन इससे जाके आपने जो बोला वो मुझे आइडिया आई। इंग्लिश में कहते हैं, दी प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज गॉट नो कार्ड्स लेफ्ट इन हिज पॉकेट। जी मतलब वो पत्ते खेल रहे हैं, जी और उसने जो लड़ाई शुरू की नेतानियों की वजह से, जी काफी पत्ते लगाए, मारा तेहरान को, उनकी लीडरशिप को मार दी, जी उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको धमकी दे दी। लेकिन अब और कोई पत्ते लग रहे हैं, ही डज नॉट हैव द अपर हैंड, जी ऊपर का हाथ उनके पास नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है कि डील करे। जी लेकिन मेरे ख्याल नेतानियाहू साहब अभी तक उनके साथ सहमत नहीं है। जब उन्होंने साउथ पार्ट को अटैक किया था, ट्रंप ने सीधा उसको बोला था कि आप और अटैक साउथ पार, जब तेल इतना आता है कतार और ईरान से, दोनों देशों से, मतलब दोनों को बहुत हर्जा होगा। दोस्त है कतार, अमेरिका के ट्रुप्स है कतार में, कतार के साथ बिजनेस है, सबसे बड़े अमेरिकन बेस कतार में है। तो उनको बोला नेतानियाहू को, भाई इस और मत अटैक करना। लेकिन नेतानियाहू कल और मेरे ख्याल परसों भी दे धनाधन अटैक कर रहा है। जी और एक मैंने नई चीज देखी कि अब टर्की के जहाज पे किसी ने अटैक किया है। क्योंकि जब लड़ाई होती है, ये तनाव जो है, टक्कर जो हो रही है, इसमें फॉग ऑफ वॉर, कुछ पक्का पता नहीं चलता अंदरूनी बात क्या है। क्योंकि पाकिस्तान से भी बात चल रही है, जी अब पाकिस्तान कहां से आ गया। जी तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रंप को क्या हो गई है। उनके मिलिट्री के लोग जो बहरीन, कटार वगैरह में थे, ईरान ने जब अटैक किया, ये होटल में बैठे हुए हैं। जी वो कारोबार अमेरिका का मिडिल ईस्ट में होटल से चल रहा है, कोई यूरोप चले गए हैं, इंटरनेट से चला रहे हैं। और हमारा भी जब कोविड हुआ था, एडमिरल करमबीर सिंह जो नेवी के चीफ थे, जी उन्होंने इंडियन नेवी नौसेना को इंटरनेट से चलाया, हमारे जहाज वापस नहीं आए बंदरगाह में। तो तीन बातें, ट्रंप बिल्कुल फंस गया है, कुछ जाल में फंस गया है। कोशिश कर रहा है डील, लेकिन हिम्मत दिखाई है ईरान ने कि मैं तैयार नहीं हूं। अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि, बिल्कुल प्रसाद साहब ने बताया, ईरान के पास मिसाइल लग रहे बहुत हैं, वो अटैक कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक कर रहे हैं, टर्की को का। तो देखना पड़ेगा कितना दम है ईरान में। बस इस वक्त ईरान नहीं मान रहा कि वो जो कंडीशन प्रसाद ने हमने बताई कि हमको कॉम्पनसेशन दीजिए, हमको गारंटी दीजिए, हमको, और आपके ऊपर जो हमने बोला है, कहता है हम बम नहीं बनाएंगे। जी तो ट्रंप साहब बहुत खुश है। एक बात तो होगी, रेजिम चेंज मतलब समझ में नहीं आ रहा रेजिम चेंज का उसका मतलब क्या था। लेकिन अब ईरान अकड़ गया है, वो अपनी कंडीशन लगा रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बयान बदले जा रहे हैं, रणनीति बदली जा रही है ललन जी, उस तरह से एक सवाल और खड़ा हो गया कि शायद अमेरिका को भी नहीं पता था कि ये युद्ध इतना लंबा चला जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की एक रूपरेखा तैयार की थी, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने मादुरो को किडनैप किया और वहां पर सत्ता परिवर्तन किया गया, वही उनका प्लान ईरान के अंदर भी था कि खामेनेई को खत्म करेंगे तो शायद वहां की जनता सड़कों पर उतरेगी, सत्ता परिवर्तन होगा और वहां पर
एक बार फिर से अमेरिका का ठप्पा लगेगा और उससे दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर अमेरिका की एक अलग पहुंच रहेगी, अलग ताकत का प्रदर्शन होगा। लेकिन अब ये नीति उनके साथ में उल्टी पड़ गई है। ट्रंप चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, हर तरफ से डील तो करना चाह रहे हैं, कभी पाकिस्तान के माध्यम से 15 शर्तें रख रहे हैं, शर्तों का प्रस्ताव रख रहे हैं। ईरान ने अब 5 शर्तें, उनकी 15 शर्तों के आगे ईरान की 5 शर्तें भारी पड़ने लगी हैं। कई वो बार बार बयान दे रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, हमारे पास सारी ताकत मौजूद है, लेकिन हर बयान उन पर ही उल्टा नजर आ रहा है। अब अमेरिका में भी घमासान मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के वैश्विक स्तर पर, ना सिर्फ अमेरिका के अंदरूनी स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर ट्रंप घिर गए हैं। आगे कैसे अपनी एक ठोस मजबूती वो दुनिया के सामने दर्ज करा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। देखिए, ये तो आपने ठीक कहा कि ट्रंप ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की पावर को, और अब उस जाल में वो खुद फंस गए हैं। अब वो उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। और ये जो बार बार 48 घंटे का विराम और फिर 5 दिन का विराम और ये सब जो नाटक हो रहा है, सब इसीलिए हो रहा है कि वो फेस सेविंग हो जाए किसी तरह से और ये लड़ाई बंद हो जाए। लेकिन ये लड़ाई बंद होने का नाम इसलिए और भी नहीं लेगी कि ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी। एक तो ये कि देखिए, इजराइल भी एकदम दृढ़ बैठा हुआ कि नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे और ईरान को हरा के छोड़ेंगे। अभी नेतन्याहू का बयान आया है कि आज तक इजराइल किसी देश से हारा नहीं है हिस्ट्री में, और ये वार भी हम हारेंगे नहीं। तो उनका भी मॉरल हाई है, हालांकि उनको भी काफी नुकसान हुआ है और ईरान को भी काफी नुकसान हुआ है। अब ईरान और इजराइल की लड़ाई तो चली रही है, अमेरिका बीच में जो कूद गया, अमेरिका ने जो सपोर्ट किया इजराइल को, तो अब अमेरिका को लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी अंडर एस्टिमेट करके, और उसका खामियाजा पूरी अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। अमेरिका में इस समय महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की भी किल्लत धीरे धीरे होने वाली है और महंगी होती जा रही सब चीजें, उपभोक्ता पदार्थ भी। बिल्कुल, अभी अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स के चुनाव हुए, वहां पर भी ट्रंप बुरी तरह से हार गए थे। वो तो होना ही है, और जो अभी उपचुनाव वगैरह के परिणाम जो उनके आएंगे, और जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ की अदालतें हैं, वो ऑलरेडी जितने फैसले आ रहे हैं सारे ट्रंप के खिलाफ आ रहे हैं। कांग्रेस में भी इनके खिलाफ बगावत के सुर हैं, और अब इनके चुनाव का भी अगला चरण आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात है कि ये नीति अब कौन सी नई नीति लाते हैं। लेकिन जिस रास्ते से ट्रंप गुजरे हैं और जो उन्होंने अपनी नीति बनाई है, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत नीति हुई। पूरे यूरोप को इन्होंने एनवाय कर दिया। नेटो इतना अमेरिका के, इतना बड़ा दोस्त अमेरिका का था और अमेरिका के साथ कंधे से कंधे लगाकर चल रहा था इतने दिनों से। हालांकि अमेरिका ने भी उनकी मदद की, लेकिन ठीक है, इतने देश, 27 देश हैं नेटो के अंदर लगभग, तो अब इतने देशों को आपने एनवाय कर दिया और पूरे अरब कंट्रीज को एनवाय कर दिया। अब अरब कंट्रीज ये फील करते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, क्योंकि अब अमेरिका इस हालत में नहीं कि उनको बचा सके। रोज रोज हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सेना क्या कर पाएगी। ये अमेरिकी जहाज आप देख रहे हैं, F-35 जगह जगह गिराए जा रहे हैं, जिस पर अमेरिका को इतना नाज था। वही वारशिप से, वही लड़ाई के जहाज अमेरिका के गिराए जा रहे हैं। तो अमेरिका की जो नीति है, ट्रंप की नीति जो है, वो अमेरिका के लिए लाभकर नहीं है। पहली टर्म में अच्छा काम किया था अमेरिका के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। उस वक्त उन्होंने टैरिफ वगैरह कुछ बढ़ाए थे, कुछ काम किया था, लेकिन उस समय उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था कि दूसरे देश इनसे एनवाय हो सके। लेकिन दूसरे टर्म में इनको बहुत ज्यादा ये करिए एम्बिशन इनका हो गया। इन्होंने सोचा कि शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति हो जाऊंगा और राष्ट्राध्यक्ष बन जाऊंगा, और देखिए ग्रीनलैंड को कहा हम ले लेंगे, वेनेजुएला तो कह ले ही लिया, क्यूबा के लिए कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे, और ईरान को भी इन्होंने समझा कि इतना आसान है, जैसे वेनेजुएला था वैसे ईरान पर भी हम कर लेंगे। लेकिन ये फंस गई इनकी टांग ईरान में आकर, और अब ये निकलने से मुश्किल हो रहा है। जिस कीचड़ में ये फंस गए हैं, वहां से कैसे निकले हैं, इसके लिए पूरी कोशिश करें। और जहां तक आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान बिल्कुल वाली बात है।
बिल्कुल, लेकिन रणवीर तो जी यहाँ समझने पाकिस्तान वाली का तो बात यह आपने है कि देखा, अगर हम उन्होंने ट्रंप का पाकिस्तान का जिक्र कर रहे जहाज रोक हैं तो दिया वो है ईरान टैरिफ में। वॉर को लेकर के पहले ही बैकफुट पर आ चुके हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जी। उन्हें पहले ही लताड़ लगा दी, और अब जिस तरह से उन्होंने हाँ, ये संकट खड़ा किया, ना चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व हुए, और अब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक अलग ही विश्व स्तर पर उनका मैसेज और इमेज दोनों खराब हो रहे हैं। लेकिन अब इससे भारत अपने आप को कैसे बचाएगा, क्योंकि जिस तरह से संकट खड़ा हो रहा है, अब कहा यह जा रहा है कि चाहे अफवाहों के चलते, या अब अगर फिलीपींस का भी जिक्र करें तो वहां पे एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फिलीपींस में एनर्जी संकट तो वैश्विक स्तर पर बढ़ा ही हुआ है। भारत अपने आप को इससे अछूता नहीं रख पाएगा, लेकिन किस तरह की तैयारी की जाए जो भारत इससे उभर पाए और अपने आप को बचा करके इस युद्ध के माध्यम से अलग किनारे किनारे चलता रहे। देखिए, भारत की जो प्लानिंग थी, जी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने काफी प्लानिंग की है। हमारा स्टोरेज आपको पता होना चाहिए जी कि मैंगलोर में सुरंग में हमारा तेल है, उसको कहते हैं वॉर रिजर्व। जी दो और जगह पे वॉर रिजर्व है। जी ईरान अभी तक कह रहा है कि भारत को और चीन को और दोस्त देशों को हॉर्मोज से तेल देंगे। जी हमारा वेनेजुएला से तेल आ रहा है, रशिया से तेल आ रहा है। हाँ, कीमत बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसलिए भारत में आज जाइए, आज तक कोई पेट्रोल पंप पे ज्यादा लंबी लाइन नहीं है। गैस के लिए थोड़ी लाइन लगी है क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। जिसके पास 2 सिलेंडर है वो कोशिश कर रहा है कि 3 सिलेंडर हो जाए। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, इंग्लिश में कहते हैं, जो आप सब बात कर रहे हैं, जी इज इन कैच 22 सिचुएशन। ये कैच 22 बहुत जबरदस्त होता है। जी ट्रंप ने अगर जो मान लिया, जो ईरान बोल रहा है, उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी अमेरिका में और पूरी दुनिया में। बिल्कुल। उनके पास इतनी बड़ी मिलिट्री है, सुपर पावर है, नेवी है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मिसाइल्स और छोटे छोटे ड्रोन्स जो रशिया ने सिखाया है ईरान को, वो अभी भी बना रहे हैं, और रशिया और चीन उनके पीछे चुपचाप मदद कर रहा है, क्योंकि चीन से रोड से भी सामान आ सकता है ईरान में। जी तो अगर जो उन्होंने नहीं माना, उनको और कोई चारा नहीं होगा। नेतान्याहू साहब के साथ जाके कहना कि ये मान नहीं रहे, इनको मारिए। जी अब ये कर दिया तो आगे जाके पूरी दुनिया को और भी मुश्किल हो जाए। प्रसाद साहब ने समझाया, यूरोप तो बिल्कुल नाराज हो गया है जी कि हमारा दोस्त नेटो का। और आखिरी बात आपको सुननी चाहिए कि जीसीसी काउंसिल, जो गल्फ काउंसिल है, जी वो अभी मिलने वाला है। जी उन पे अटैक नहीं हुआ, जी उन पे एक अटैक नहीं हुआ। जी और ईरान कहे जा रहा है, मैं बिल्कुल नहीं आपके अटैक करूंगा, मैं अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहा हूं। जी तो बहुत चाल ईरान ने जबरदस्त चलाई। जी अब देखना पड़ेगा, जीसीसी मीटिंग में वो तंग आ गए हैं जी कि भाई हमें क्यों फंसा दिया अमेरिका ने। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी जबरदस्त थी, हमारा एआई प्रोडक्शन बिजली का इतना जबरदस्त था, जी दुबई का टूरिज्म तो बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ था। बिल्कुल। अब वो सब कह रहे हैं कि भाई हम क्यों फंस गए इस जाल में। और ट्रंप पे ये भी दम है। तो आप देखिए, हर एक दिन नया दिन होता है। जो ट्रंप आज बोला, कल और कुछ बोलेगा, बिल्कुल। और इसलिए हमको सुनना पड़ेगा, डिसाइड। लेकिन ऐसे जो बोला, भारत के लिए अब के लिए स्टेबिलिटी है, लीडरशिप हमारी बहुत जबरदस्त है। जी मैंने सुना हर हर रोज प्रधानमंत्री हौसला बढ़ा रहे हैं, जी कोविड के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे हमने कोविड में पूरी समझ। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारी लीडरशिप तगड़ी है, हमारी सेना तगड़ी है, हमारे नौसेना के जहाज ओमान में खड़े हुए हैं, ले आ रहे हैं एक एक करके टैंकर हुआ। तो हमें कुछ इतनी फिक्र की बात नहीं है, और कुछ आगे बढ़े, दूसरा दिन देखना पड़ेगा।
बिल्कुल निश्चित रूप से, हालांकि सीज फायर की संभावना दोनों देशों की तरफ से खत्म कर दी गई है। अब आखिरकार ये युद्ध कब खत्म होगा भी नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर क्या कुछ संकट और देखना पड़ सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। चूंकि जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता हुआ यह युद्ध नजर आ रहा है, निश्चित रूप से विश्व स्तर पर तमाम ऐसी चीजें जो विश्व को प्रभावित कर सकती हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत की लीडरशिप बहुत मजबूत है और हर रोज प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। निश्चित रूप से कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था डगमगा जरूर रही है, लेकिन अभी भी पटरी पर ही है। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द